Hey guys, my name is Vibhu and I create content on current affairs for UPSC. I welcome you back to the current affairs concert where we are revising the most important current affairs month-wise targeting the prelims 2025. Here I present you the video lecture of May 2024. Watch it as a learning experience and do not consider it to be a boring UPSC lecture. अगर वीडियो अच्छी लगे, do let me know in the comment section. Do not forget to like the video, subscribe to our YouTube channel and you can download the PDF notes of this lecture from the link mentioned in the video description. Thank you so much. Enjoy. हाँ जी भैया 9-5 हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट फॉर मे 2024। यूजुअली मई का महीना ऐसा होता है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं बिकॉज मई में प्रीलिम्स होता है मई जून में, तो मई के अंदर करंट अफेयर्स यूजुअली लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी न्यूज होती हैं जो छुपी रह जाती हैं। बट अच्छी बात यह है कि मई के अंदर थोड़े से कम ही करंट अफेयर्स थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। वैसे भी अगर देखा जाए तो अब जून ऑनवर्ड्स आपके इस अटेम्प्ट के लिए हर चीज डबल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी तक जो हमने लास्ट 6 मंथ्स कवर करे वो फिर भी चलो एक बार को ठीक है, पुराने अटेम्प्ट के लिए ज्यादा रेलेवेंट थे, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी वर्ड आई स्पीक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज फार एज योर प्रीलिम्स 2025 इज कंसर्न्ड। ठीक है जी, चलिए फिर इसी बात पे हैशटैग भाई वाली बात अपना मामला स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होगी सवाल के साथ। चैट में मुझे आंसर्स दिख जाने चाहिए। ठीक है, आपके जो पोल का इशू है वो मैं रिजॉल्व कराने के लिए काम कर रहा हूं कि कुछ लोगों के पास पोल आता है या नहीं आता है। तब तक चैट में मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। चलो, भूलोगे नहीं उसके बाद। आराम से देखते हैं सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन जवाब देता है। सबसे पहला जवाब किसका आएगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2, ऐसे करते थे ना बचपन में। डिस्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं तुम्हें। अब सोचो तुम बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और मैं कहूं एक बार साइन कर देना बेटा, साइन कर दो यहां पर जरा अपनी फोटो के नीचे, गोले भर दो। पूजा ने जवाब दिया है 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। क्या बात है। बहुत बढ़िया, एक बार सब लोग पूजा के लिए तालियां बजाएंगे भाई। सबसे पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सही जवाब। अब आते जा रहे हैं जवाब डी 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 डी। चलो, अब जिन्होंने दिख दे दिया। बहुत बढ़िया, पूजा, निशा, अनिरुद्धा एंड आलोक, गजब करते हो। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। रेंजलैंड्स आर नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम्स दैट आर ग्रेस्ड बाय लाइवस्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या ये अखबार में आई थी? बिल्कुल आई थी। हर चीज न्यूज में आती है और हम उसे धीरे धीरे इग्नोर कर देते हैं, और यही छोटी छोटी न्यूज मिलकर बन जाते हैं यूपीएससी के ऐसे घमासान क्वेश्चंस। देखो, these were different news but interconnected, so a question can be formed like this in exam। आपको देख के लगा भी होगा कि यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। रेंजलैंड्स आर नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम्स दैट आर ग्रेस्ड बाय लाइवस्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स। भाई साहब, यूएनसीसीडी की रिपोर्ट में बोला था साइलेंट डिमाइस ऑफ वर्ल्ड्स रेंजलैंड। व्हाई दिस मैटर्स बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। रेंजलैंड, यहां गोलियां चलाने का रेंज या कुछ और सोचकर मत मार्क कराना। रेंजलैंड्स यानी कि ग्रासलैंड्स, ठीक है, जहां पर ये पेस्टोरल एक्टिविटीज होती हैं। बानी ग्रासलैंड्स बहुत टाइम से फेमस है, बानी ग्रासलैंड्स कहां है? बानी ग्रासलैंड्स गुजरात में है। ठीक है जी, राजस्थान में नहीं है, तो हम यहां पर थोड़ा सा आपके साथ खेल गए। और आपको यह मालूम अगर था कि बानी ग्रासलैंड्स के अंदर ही मालधारीज रहते हैं, तो आप इस स्टेटमेंट को सही मार्क कर लेते। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाते, है ना जी। तो यहां पर हमने गलती करी, ये गुजरात है, राजस्थान नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट होगी गलत। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पेस्टोरल कम्युनिटी है, मालधारीज। एक बार याद है क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, कौन बताएगा? वो जिसपे बस्सी ने कॉमेडी भी बनाई थी, स्टैंड अप कॉमेडी। स्विमिंग, कौन से कैमल स्विम करते हैं, है ना? कराई कैमल्स, बिल्कुल उस्मा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में, तो हमको ध्यान रखना है। आखिरी, डिग्रेडेशन ऑफ बानी ग्रासलैंड्स इज लिंक्ड टू एन इन्वेसिव स्पीशी लाइक प्रोसोपिस जुलिफोरा। इस पर यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है, ये भी न्यूज में था। तीनों आर्टिकल मैंने अटैच करे, तीनों से सवाल बनाया। सवाल आसान था, 3 न्यूज अगर आप इंडिपेंडेंटली आराम से पढ़ते, सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ भाई, थोड़ा स्टार्टर सही था ये क्लास के लिए आज। दिस इज अ स्टार्टर। अभी तो शुरुआत करी है, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही टॉपिक है,
छोटी-छोटी बातें हैं, बानी ग्रासलैंड्स इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मालधारी कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेंजलैंड्स। क्या है? रेंजलैंड्स। बहुत बढ़िया। पहला टॉपिक याद हुआ, कुछ नया जानने को मिला, कुछ समझने को मिला, थोड़ा वार्म अप हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। ओ हो, हमें तो भैया एक बात बताओ मेरे को, शार्क्स, फिश, ये तो डॉल्फिन, ये तो हमें पता है ना, हमें तो ये नॉर्मल चीजें हैं ये तो। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है तो इस सवाल का जरा जवाब दो। अगर ये सब नॉर्मली है तो मुझे इस सवाल का जवाब दो। 1 मिनट, 1 मिनट। अरेंज टू फ्रंट। लो भैया, जवाब दो, जवाब। दिमाग पे पड़ेगा जोर। हम्म। थोड़ा एलिमिनेशन लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अनकाष्ठा ने बोल दिया है सबसे पहले बी, आलोक ने बोला है सी। बी और सी में मच गई है भगदड़। बी और सी, बी और सी भैया, बी और सी में सब कंफ्यूज्ड हैं। वन सबने एलिमिनेट कर दिया तो अब सब आ गए हैं बी एंड सी में। 2 और 4 सबको मालूम ही है कि सही है, तो इसका मतलब हम फंसे गए हैं फोर्थ पे। अब अब आंसर आ रहा है डी। अनिरुद्धा ने कहा है डी, नम्रता बी, निशा सी, संस्कार डी। आहा, भाई यही चाहिए था मुझे, मतलब मैं जीत गया। अगर इस तरह की चैट दिख रही है मतलब क्वेश्चन ने कर दिया है धमाल। और यही होता है प्रीलिम्स में। बी लॉक कर दो, यासीन बोल रहे हैं बी लॉक कर दो, छोड़ो भाई आगे बढ़ो। भैया यासीन कितना परसेंट श्योर हो? 1 करोड़ का सवाल है, बोलो। गलत हुआ तो 3 लाख पे आ जाओगे, 3,20,000 पे। यासीन कर दें लॉक? यासीन भाई वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बाकी सब सी बोल रहे हैं, यासीन बी बोल रहे हैं। यासीन ने यस बोल दिया है। क्या लगता है क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होगा। देखते हैं यासीन 1 करोड़ जीतेंगे या गिरेंगे 3,20,000 पर। और जो लोग डी बोल रहे थे भाई तुम तो गजब लोग हो। ठीक है, आओ भैया आओ, धीरे धीरे काम को थोड़ा देखते हैं। ओ हो, शार्क के बच्चे कहां से आते हैं? वेयर डू शार्क बेबीज कम फ्रॉम? ओवी पैरेथी। शार्क्स एग्स भी देती हैं, शार्क्स एग्स को कैरी भी करती हैं, शार्क्स बेबीज भी देती हैं। ये बात कौन याद रखेगा? आप लोग याद रखोगे। ऑल शार्क्स ले एग्स? नो 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 नो। ऑल शार्क्स दे डोंट ले एग्स। याद है मां कसम वाला रूल? प्रीलिम्स टेक्निक्स जुगाड़ भी हमें साथ साथ सीख के चलना है। याद है ना? मां कसम खाओ, सारी शार्क्स देखी हैं, सारी शार्क्स, पक्की बात। इस तरह की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अक्सर गलत होती हैं। ठीक है, तो देखो शार्क्स 3 तरह से बेबीज दे सकती हैं, तीनों मेंशन मैंने यहां पर करके दे दिया है। स्टेटमेंट 1 हो गई गलत, ये तो आपको मालूम ही था, तो हमने डी और ए एलिमिनेट कर दिया, बात रह गई बी और सी पे। ओहो, 2, 3 एंड 4 या फिर 2 एंड 4 ओनली। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह मालूम पड़ता है that 2 and 4 आर करेक्ट। तो एक बार 2 and 4 को देख लिया जाए। ऑल डॉल्फिन्स आर वेल्स बट नॉट ऑल वेल्स आर डॉल्फिन्स। बिल्कुल सही। वेल्स डॉल्फिन, हमें अगर हम अपना नॉर्मल सोचे ना, आप में से कितने लोगों को यह बात मालूम ही नहीं थी कि यार वेल और डॉल्फिन, हमको तो लगता था ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये सेम है क्या? बिल्कुल। डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स दे आर अ काइंड ऑफ वेल्स। तो अगर वेल्स ये बड़ा है गोला तो डॉल्फिन एक छोटा गोला है। अब ये बात कैसे मालूम पड़ेगी? देखो, वेल्स 2 तरह की होती हैं, जिनके टीथ होते हैं, दांत, या जिनके फेदर्स होते हैं, फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको क्या बोलते हैं अभी देखते हैं। देखो, उनको बोलते हैं बेलीन। या तो इस तरह के फेदर्स होते हैं, ऐसे ब्रश तरह की चीज होती है, या फिर यहां पे टीथ होते हैं। तो जो डॉल्फिन्स हैं दे आर अ काइंड ऑफ टूथेड व्हेल, जिनके टीथ होते हैं। तो डॉल्फिन्स आर अ काइंड ऑफ व्हेल्स ओनली। ये बात आपको अब मालूम पड़ गई, अगर नहीं मालूम थी। ये इंटरेस्टिंग बात थी, हमें याद रखनी है। व्हेल्स आर मैमल्स वेयर एज शार्क्स आर फिश। बिल्कुल सही। अगर व्हेल्स मैमल्स हैं तो क्या डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं? यस या नो? बता दो, चैट में कुछ लिख दो। बिल्कुल यस बोल दिया है, क्या बात है। ऑब्वियसली ना, इफ डॉल्फिन्स आर अ काइंड ऑफ whales then obviously dolphins are also mammals, so whales are mammals, sharks are fish। तो सेकंड और फोर्थ पे तो बात हो गई करेक्ट। अब असली सवाल कि क्या यासीन 1 करोड़ जीतेंगे? ओहो हो यासीन, दुख होता है, आप गलत जवाब दिए थे, आप आके गिर गए हैं 3,20,000 पे।
Orcas are also a kind of whales, also known as killer whales. They are not sharks. Yeah, they are dangerous, but they are not sharks. दे आर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डॉल्फिन फैमिली. अरे भाई किलर वेल है, मारेंगी तो दांत से ना. तो दांत टूथेड डॉल्फिन के लार्जेस्ट मेंबर हैं डॉल्फिन फैमिली की. ऑर्कास देखने में बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होती हैं. ठीक है, इनका हैबिटेट वगैरह सब देख लेंगे. यहाँ पर आपको यूजुअली मिलती हैं वैंकूवर, कनाडा, यूएस, इस एरिया में आपको अक्सर देखी जाती हैं. इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी. इस तरह के क्वेश्चन स्पीशीज पे जब बनते हैं ना भाई, मैंने बोला है स्नेक पे क्वेश्चन आएगा, टर्टल पे क्वेश्चन आएगा, टॉर्टोइस पे क्वेश्चन आएगा. यहां पे मैंने बोला है शार्क वेल्स के डिफरेंस पर भी क्वेश्चन आएगा. 3 प्रजातियां बता दी हैं जो आपको डेली बेसिस पे मालूम होती हैं, लेकिन हम फिर भी गलत करके आते हैं. 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया यासीन. इसीलिए तो यहां करेक्ट करोगे क्या फायदा. ठीक है, प्रीलिम्स में करेक्ट करके आना है. बहुत बढ़िया. और यासीन तुम तो भाई अब बिल्कुल नहीं भूलोगे. ठीक है, चलो बाकी हम मजे करते रहते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. अटेम्प्ट करते हो वही बहुत बड़ी बात है. ठीक है, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस अपना ब्रेक नहीं करना. इसी कॉन्फिडेंस से जैसे तुमने जवाब दिया था, यहां पर गलती हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन इतना ही कॉन्फिडेंस लेके जाना है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर. ठीक है भाई, तो टेंशन नहीं लेने का. चलो, ये बात मैंने आपको बताई है. स्नेक प्रिडिक्शन टाइम. स्नेक, टर्टल, टॉर्टोइस, शार्क, वेल्स, 3 मुझे स्पीशीज दिखाई दे रहे हैं ऐसे अपने बाइनोकुलर से, जो मुझे प्रीलिम्स में आते दिख रहे हैं. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. अच्छा ये बताओ, इंफॉर्मेशन जान के मजा आया? भूल जाओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, भूल जाओ एग्जाम यूपीएससी, ये सोचो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है. अब आपको देखिए, शार्क, डॉल्फिन, वेल हर दिन सुनते हैं. शार्क, डॉल्फिन, वेल. पता ही नहीं डिफरेंस क्या है, मालूम ही नहीं क्या है जीवन में ये. ठीक है, प्रदीप कह रहे हैं अच्छा था, ये पहले वाला बेकार था. ये जोक सुना रहा हूं मैं, ये वाला अच्छा था गुरु. हाँ भाई प्रदीप, सारे ही अच्छे हैं भाई, तभी तो बनाए हैं. चलो कोई नहीं, सर सब ये अच्छा है. बिल्कुल भाई प्रदीप, बिल्कुल सब चंगा सी. अगला क्वेश्चन एकदम गरम गरम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है अब. ये लो जी, लो भैया, जवाब दो मुझे. जवाब चाहिए, जवाब. कौन देगा सबसे पहले जवाब? उस्मा ने बोला है बी, 2 ओनली. बहुत बढ़िया उस्मा. तन्वी ने बोल दिया है सी, आलोक ने बोल दिया है सी. बी सी में मच गए. ओ यासीन ने बोला है ए बी सी हो गया है, मतलब मैं फिर से जीत गया हूं. बहुत बढ़िया, शाबाश. इस तरह का कंफ्यूजन मुझे देखने में बहुत मजा आता है, ताकि मैं थोड़ी सी तुम्हारी बैंड बजा सकूं. क्या समझे? बी सी ए हो गया है भाई, बहुत बढ़िया. डी आ गया भाई, डी इन द चैट. डी भी आ गया है. अनकाष्ठा ने डी बोला है, नीदर. क्या लगता है क्या होगा? अरे भाई मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, दिखा भी दिया था. नालायको, थोड़ा आंखें खुली रखो. वेनेजुला. पूजा आप बता रही हैं बी. क्या बात है पूजा, अब तो बता ही दोगे. अभी भी कोई सी बोल रहा है, अरे अब तो देख लो. अच्छा सी तो बोल सकते हो. क्या आंसर है बोल दो. आंसर है सी. बिल्कुल सही जवाब है. बोथ 1 and 2 है सर. क्या बोल रहे हो? नहीं, जो सी कर रहे हैं अर्जेंटीना में नहीं है, वेनेजुला में है. वेनेजुला हमें लगता है वहां तो सिर्फ तेल है, ग्लेशियर थोड़े ना होगा. याद रखेंगे, वेनेजुला एक ऐसी कंट्री बन गई है जिसने अपने सारे ही ग्लेशियर मेल्ट कर दिए हैं. दे आर इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस एज वेल एज इन एन एनवायरमेंटल क्राइसिस. ग्लेशियर भी गए, लोग भी गए, इकोनॉमी भी गई, तेल भी गया, तेल निकल गया. बिल्कुल, कोई भूलेगा वेनेजुला को? वेनेजुला छोटा सा देश है, छोटा सा एकदम. कहां है? साउथ अमेरिका. अभी दिखाते हैं, साउथ अमेरिका की मैपिंग भी कराते हैं आपको हम. बोल्ट ग्लेशियर इज लोकेटेड इन वेनेजुला and it was in the news because of its melting is caused by El Nino, warming of the Pacific. बिल्कुल सही जवाब इसका है 2 ओनली, यानी कि बी. 1 स्टेटमेंट गलत थी. अच्छा, इसी बात पे जरा ये जवाब दे दो.
इसका जवाब और दे दो, साउथ अमेरिका के अंदर ही है एंडीज माउंटेन। बताओ कौन सी कंट्री है, बताओ बताओ, सवाल आएगा ये एग्जाम में, सेम आएगा। चलो फटाफट। सी, सी पे आ गए, सी ए हो गया है, सी ए। चैट बन गई है सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिल्कुल, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। ओनली 3 या ओनली 5? पूजा ने बोल दिया है डी, ऑल 6। देखी जाएगी, ऑल मार दो। सी ए डी, बी भी आ गया है, बहुत बढ़िया। अब हो गया मैं पूरा खुश, बी ए सी डी सब आ गए हैं, एवरीथिंग इन द चैट। अब देखते हैं जवाब क्या है, चलो भैया चलो। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, इक्वेडोर, पैराग्वे एंड पेरू। पेरू। पूजा आप अपना आंसर बार बार बदल क्यों रहे हैं, कभी डी कभी सी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई सी, हाँ, मेरा कोई सी। देखो भाई, ये तो है साउथ अमेरिका, ये है वहां की कंट्रीज। अब इसकी जरा आते हैं फिजिकल मैपिंग। मैंने अपने करंट अफेयर्स लेक्चर के, करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में आपको जब मैं मैपिंग कराता हूं, ये मैंने कराया था। कौन कौन है अपने कैप वाले भैया, कैप वाले इन द चैट, कैप वाले कहां हो तुम, बड़ा चैट में बताओ, फटाफट बताओ कौन कौन है। सर पैराग्वे में कंफ्यूजन है, अभी क्लियर करते हैं, नो वरीज। देखो देखो देखो, कैप वाले आ गए भाई, कैप की भीड़ आ गई है, एकदम बढ़िया। देखो भैया, पढ़ा था तुमने, नहीं पढ़ा था, या मेरी बेइज्जती कराओगे? ये मैपिंग पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था सर, आपने कैसी बात कर दी, बिल्कुल पढ़ाया था, है ना। अब देखो, एंडीज माउंटेन मैंने क्या ग्रे कलर से मार्क करे थे? हाँ भाई, करे थे कि नहीं करे थे? कहां से स्टार्ट होते हैं एंडीज माउंटेन? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। आहा, यही तो कंट्री है न्यूज में, वेनेजुला। वेनेजुला, 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 वेनेजुला से हमने स्टार्ट किया था यहां से, फिर हम यहां घूमे 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 घूमे, घूमते घूमते पहुंच गए नीचे। हाँ भाई, ये कौन सी कंट्री है, यहाँ पे अभी मेरा ये रेड मार्क है, बताओ बताओ बताओ, कौन सी कंट्री है ये? अर्जेंटीना। अच्छा, ये तो सबको मालूम ही है, कौन सी है ये इतनी लंबी, बहुत बढ़िया। चिले, चिले, चिलिंग इन चिले, ठीक है। अच्छा, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये पता है ना डिफरेंस, पैराग्वे और उरुग्वे ये यहां पे हैं दोनों, इनका यहां से कोई मतलब नहीं है। और ब्राजील बिल्कुल ही कोने में है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बीपीयू, इसको अलग कर दो। हाँ भाई, यहां देखो, ये ब्राजील तो बिल्कुल इस तरफ आ गया, पी और यू। अच्छा नहीं, देखो देखो देखो, यहां देखो, अब ये देखो, ये कंफ्यूजन है। अब देखो, पहले मैं कंफ्यूज करता हूं, खुद को भी करता हूं तुम्हारे साथ, और फिर अब करेक्ट करता हूं। हम यही सोचते हैं एग्जाम में, उरुग्वे, पैराग्वे यहां पे, ब्राजील भी यहां पर है, तीनों ही नहीं होंगे, ब्राजील घुस गया। ओहो शिट। देखो, यहां और यहां, ये जनरल टेंडेंसी होती है सोचने की कि पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील हटा दो या कोने में है ये, तो नहीं नहीं नहीं, यहां तक ठीक है दोनों। ब्राजील यहां तक एक्सटेंड होके देखो, अ पार्ट ऑफ एंडीज ऑल्सो क्रॉसेस द ब्राजील। ये बात भूलोगे, पहले ये बताओ मेरे को, भूलोगे क्या? इतना बोलने के बाद भी भूलोगे? नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ब्राजील इज अ पार्ट, बट पैराग्वे एंड उरुग्वे, दीज टू कंट्री, ये दो भाई हैं, दो भाई, दोनों तो भाई, ये दोनों के दोनों एंडीज पर्वत से बहुत दूर हैं। एंडीज माउंटेन्स, दे आर नॉट कवरिंग पैराग्वे एंड उरुग्वे। सो यहां पे क्या आया? अर्जेंटीना, चिले, बल्लिविया, पेरू, हाँ जी, कोलंबिया, वेनेजुला एंड इक्वेडोर। देखो, अर्जेंटीना, चिले, बोलिविया, हाँ भाई, वेनेजुला, ठीक है, इक्वेडोर, कोलंबिया। क्या समझे? यस या नो? कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गई। 7 क्यों ही, 8 हो गई ना। वेनेजुला 1 2 3 4, ब्राजील 5, बोलिविया 6, अर्जेंटीना 7 और चिले 8। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो, अब बताओ, क्या अर्जेंटीना करता है? यस। बोलिविया करता है? यस। चिले करता है? यस। इक्वाडोर? यस। पैराग्वे? नो। पेरू? यस। कितना हुआ? ओनली 5। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हम एंडीज, एंडीज माउंटेन्स को भूलेंगे क्या अब? बोल दो। बहुत बढ़िया, चलो।
एक नंबर भाई, एक नंबर हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। ठीक है, राइट। अच्छा, यहां पर ना मैंने और सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं पर्टिकुलरली ऑफ साउथ अमेरिका, ये सारे मेंशन करके देखे हैं। ठीक है, और यहां पर 7 लिखा है क्या? सॉरी यार, यहां पर 8 कर देना। ठीक है, यहां पे 7 नेशंस जो मार्क है ना, 8 करना है इनको। ठीक है, अच्छा, और बाकी यहाँ पे जो डेजर्ट्स हैं, अटाकामा डेजर्ट वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, इसको याद रखना। देखो, लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, इसको याद रखना। सेल्वास एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन, इसको याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख रहे हो, पंपास, ठीक है, ग्रैंड चैकोस, हाँ जी, कटिंगास, कैंपोस, सेराडोस, ये सब क्या है? ग्रासलैंड्स हैं, रेंजलैंड्स। ठीक है सर, इंटरनेट पे 7 है। वेट, क्या गलती हो गई यार? एक मिनट, लेट मी चेक। ब्राजील नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओ या मैन, दैट्स ट्रू। सो सॉरी अबाउट इट। इस मैप में यहाँ पर ये मार्क हो गया, ये हो गई भारी मिस्टेक, ब्लंडर। ठीक है, चलो इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन, यहाँ पे ब्राजील नहीं है। यहाँ पे तो आंसर सही है यार, यहाँ तो ओनली 5 ही है। यासीन, बी इज करेक्ट। नो, यहां तो सही है भाई, यहां सही है, यहां सही है। यहां ब्राजील है ही नहीं। देर इज नो ब्राजील इन दीज ऑप्शन। तो यहां तो ओनली 5 सही है। यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत है। यहां पर ये इधर एक्सटेंड हुआ है, तो इससे कंफ्यूजन हो गया भारी। क्या ये एडिट हो सकता है भाई? ना, ये एडिट भी नहीं होता। ये दिक्कत हो गई है। तो मतलब यहां सही लिखा था, यहां कंफ्यूजन हो गया। देख रहे हो भाई, मैपिंग की कंफ्यूजन। मैपिंग में ये कंफ्यूजन होती है। फूह, ये तो बहुत भारी दिक्कत है। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, नो वरीज, इसको मैं करेक्ट करूंगा, इस मैप को ही करेक्ट कर दूंगा भाई। सो सॉरी अबाउट इट, इसको हम करेक्ट कर देंगे। ब्राजील इज नॉट अ पार्ट देन। ठीक है भाई, चैट में एक बार बोल दो, बोल दो भाई। अब कभी नहीं भूलेंगे सर। हाँ भाई, अब तो मैं भी, अभी तो मैं भी नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब तो मैं भी नहीं भूलूंगा कि ब्राजील नहीं है। अब ओके, हम कंसेंसस पे हैं कि भाई पैराग्वे और उरुग्वे के साथ ब्राजील भी आ गया है। तो बी, पी, यू तीनों ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई भारी गलती। चलो कोई नहीं, होता रहता है इतनी छोटी छोटी गलती। ये देखो, निशा ने कितना बढ़िया बताया है। निशा ने बताया है पब याद रख लो भाई। पब, पब याद रख लो, पब। ठीक है, पब से याद रहेगा। अब इसमें एंडीज नहीं है, पब में एंडीज नहीं है। एंडीज पब में घूमने नहीं जाते हैं। समझ गए? यस या नो? बहुत बढ़िया। एनीवेज, इस एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा है भाई, यहां पे 7 था, तो हमको दिमाग में खटकना चाहिए था कि 7 लिखा है तो 7 ही होगा। बट आई वेंट बाय द मार्किंग, एंड मार्किंग यहां एंटर कर गई थी, तो दिक्कत हो गई। सो सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, एनीवेज चलो, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ग्रैंड चैकोस, कटिंगास, कैंपास, सेराडोस, पंपास, हम इन पे थे, ये याद रहेंगे। रेंज लैंड्स हैं भाई, ये इनको याद रखना, रेंज लैंड्स। ठीक है, उसके अलावा भाई लेक टीटिका का हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एल्टी प्लानो प्लेटो, इसको याद रखेंगे। आटाकामा डेजर्ट को याद रखेंगे। एंडीज हमने अब याद कर लिया। क्या कुछ और बचा है? नहीं। रेन शैडो डेजर्ट का भी एग्जांपल है पेटागोनिया डेजर्ट। कोई बात नहीं भाई, ठीक है। यहां पर लिथियम ट्राइंगल भी है, इसको याद रखेंगे। हाँ जी, एबीसी। हाँ भाई, कैब या फिर एबीसी। बोलिविया, चिले एंड अर्जेंटीना, ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया इसको देख के। चलो, लो भाई, अगला सवाल। इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, दो भाई दो, चलो। ये सबको मालूम है, सब लोग इंस्टाग्राम देख के आए हैं।
सब लोग इंस्टाग्राम देख के आए हैं भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ब्रेन ईटिंग अमीबा न्यूज़ में था कि नहीं था बता दो? ब्रेन ईटिंग अमीबा मैंने इसको प्रीलिम्स पार योजना में भी कवर किया था। एन अमीबा इज अ टाइप ऑफ सेल और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी टू ऑल्टर इट्स शेप प्राइमरली बाय एक्सटेंडिंग एंड रिट्रैक्टिंग सूडोपोड्स। ठीक है, बिल्कुल पीपीवाई में था ये। पीपीवाई में कहां भैया था भाई? पीपीवाई में मैंने कवर किया था ये। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग में इसको दोबारा आपका रिवाइज करा दिया, याद रहेगा। एक वर्ड याद रखना है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि एक स्पीशी का कोई ऑर्गन दूसरे स्पीशी के अंदर लगा देना। केरला में डेथ हुआ था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यासीन सही कह रहे हो आप। ठीक है, यूजुअली ये देखो, ये पिग के साथ हम लोग करते हैं। पिग का हार्ट, एक बंदा था यूएस में शायद, जहां पर उसका किडनी, पिग की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी थी इन ह्यूमन बींग, और उससे उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, एकदम बढ़िया। चलो, अब आते हैं पॉलिटी के कुछ सवालों पे। इसका जवाब दो मेरे को, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। चलो देखते हैं कौन पहले देगा, ये तो पॉलिटी है। ए डी, ए डी भाई, ए डी। अभी तक बी और सी को मैं मिस कर रहा हूं। ए डी, ए और डी। A person must be registered voter. A person must be a registered voter in a particular state to contest assembly elections from that state. अब सी भी आ गया है, ए भी आ गया है, डी भी आ गया है, बी नहीं आया। बताओ बताओ। A person must be registered voter in a particular state to contest assembly election from that state. पहले बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? Yes, no, false, yes, wrong, no. चलो, according to the Constitution of India, a candidate is allowed to contest Lok Sabha elections from up to 2 constituencies. बिल्कुल। हम्म, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट विंस, सब इसमें यस लिख रहे हैं, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट विंस फ्रॉम बोथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लोकसभा इलेक्शन, दे कैन होल्ड बोथ सीट साइमल्टेनियसली ना। ये तो सबके लिए नो है। चलो बढ़िया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या हम थर्ड को एलिमिनेट कर दें? मतलब ऑप्शन नंबर बी को, यस या नो? करेक्ट पूछा है। उजमा कह रही है सेकंड वाला भी नो है। फर्स्ट सेकंड में उजमा भी आएंगे, पहले मैं देख रहा था। कॉमन कंसेंसस थर्ड पे आया है। फर्स्ट और सेकंड में यस नो था। अब मुझे दोबारा बताओ, सेकंड किस किसने कहा था ट्रू है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट इज अलाउड टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम अप टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। किस किसने इस पे ट्रू बोला है, किस किसने फॉल्स बोला है? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। निशा ट्रू बोल रही हैं, ट्रू बोल रहे हैं, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ऐसे चल रहा है। अच्छा, जो लोग ट्रू बोल रहे हैं वो मुझे बताएंगे चैट में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा है ये बात। यासीन सेकंड ट्रू है, गलत है, सही है, गलत है भाई? ट्रू है ना यासीन? मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा है? बिल्कुल आलोक, एग्जैक्टली उजमा। ये है यूपीएससी का स्टैंडर्ड ट्रैप, जहां पर भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तुम्हारी ऐसे आंखें बड़ी हो जानी चाहिए कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये वर्बैटम एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि नहीं है, पहले ये बताओ। नहीं है ना, सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो गया। यासीन भाई समझे? हाँ जी। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली, आपको ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन आया था, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू, यस या नो? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, नो या ट्रू? आर्टिकल 13 सेज दैट आप जो लॉ वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, वो गलत है। बट
इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस. नहीं भैया नहीं, ये सब नहीं होता. ठीक है, समझ गए? ये सब गलत होता है. सेकंड एलिमिनेट किया, 2 और 2 गया. अब क्या बच गया? 3 हमने कर दिया था, 1 इज करेक्ट. और हाँ भाई, स्टेट असेंबली के लिए ये वैलिड होता है. यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन अ पर्टिकुलर स्टेट टू कंटेस्ट असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम दैट स्टेट. दैट इज ट्रू. क्या कोई इसको फॉल्स बोल रहा है फर्स्ट को? हाँ भाई, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रख लो. ये एक पहली टेक्निक मैंने तुम्हें बताई है प्रीलिम्स में. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी दिख जाए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी दिख जाए, दिक्कत हो जाती है. ठीक है. बी डबल श्योर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस. 3 ऐसे वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि भाई इसके आगे क्या लिखा है, वो एग्जैक्ट वर्बैटम कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए. ठीक है, समझ गए? चलो, बहुत बढ़िया. अच्छा, हाँ भाई, फॉर्म 17C के बारे में मालूम है तुम्हें? जो फॉर्म 17C, ये यूजुअली इलेक्शन में यूज होता है वोटिंग को टैली करने के लिए कि कितने वोटों लोगों ने वोट डाला, रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, कितने नहीं है, सब लोग बराबर हैं कि नहीं है, कितने वोट्स पड़े और कितने वोट्स लोगों ने डाले, तो वो मैच होना चाहिए. किस अगर 5 कैंडिडेट हैं, हर कैंडिडेट को 2 वोट मिले हैं, तो टोटल 10 वोट पड़े हैं, तो 10 लोगों ने ही उस पोलिंग स्टेशन पे वोट डाला था कि नहीं. तो अगर फॉर्म 17 पूछ ले, किससे रिलेट होता है? इलेक्शन से. ये एक और टॉपिक है जो आपको पढ़ना है. व्हाई एन अक्यूज्ड इन जेल कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, कैन कंटेस्ट इलेक्शन बट कैन नॉट वोट इन एन इलेक्शन. ये आपके सारे इलेक्शन के टॉपिक्स हैं. इसको एक बार अपने स्टैटिक नोट्स में ऐड कर लेना. उसी के साथ में इनडेलिबल इंक. हाँ भाई, ये याद है जो हमारे इलेक्शन में इंक लगाते हैं उंगली पे? यस या नो? याद है भैया कि नहीं याद? उस्मा ने लिख दिया सिल्वर नाइट्रेट. बिल्कुल, इसके बारे में पढ़ लीजिए कि भाई इसके अंदर एक ये होता है सिल्वर नाइट्रेट विच रिएक्ट्स विद द स्किन एंड द नेल एंड लीव्स अ डार्क स्टेन. जो डार्क स्टेन होता है वो सिल्वर नाइट्रेट की वजह से होता है. इसको कौन प्रोड्यूस करता है? बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इसको प्रोड्यूस कौन करता है? देखो, इसको प्रोड्यूस करती है ये कर्नाटका गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग मैसूर पेंट्स. ठीक है, ये लोग, दे आर द ओनली सप्लायर्स ऑफ दिस इंक. और इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप साइंटिस्ट लोगों ने किया था. ये देख लो. ठीक है, यहां पर क्या क्या मैसूर पेंट्स ने इसको डेवलप किया था? नहीं, मैसूर पेंट्स इसको सप्लाई करती है. डेवलप किसने किया था? साइंटिस्ट लोगों ने. ये याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है. क्या ये बात भी याद रहेगी इलेक्शन को लेके? वरना इतने चांसेस नहीं है कि एग्जाम में आएगी. चलो भाई, लो सॉल्व करो. करो भाई करो. बी सी. बी सी चल रहा है. ओनली 2. बी पे आ गई है. ए आ गया भाई, ए आ गया. ए ओनली 1. निशा ए, सुभाशीष ए, अनिरुद्धा सी, अरिजीत ए, यासीन सेकंड वन करेक्ट. अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, थोड़े ऑप्शन में मैंने इसमें भी गड़बड़ है. आप इसको ऐसे देखो, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 मिनट, 1 ओनली, 2 ओनली, नन और वो. अब बताओ, एक बार दोबारा बताओ. चलो, 1 ओनली, 2 ओनली, सी एंड डी. अब बताओ. ए सी आ रहा है, सी, और बी आ रहा है 2 ओनली, बी बी सी बी. हिना बोल रही है बी, यासीन बोल रहे हैं 2 ओनली, निशा बोल रही है बी, राजवीर बोल रहे हैं 2 ओनली, अनुराधा बोल रही है सी, दीक्षा बोल रही है बी. क्या इसमें किसी को कोई यूपीएससी का जो जुगाड़ टेक्निक है वो दिख रही है? anyone anyone can identify any elimination technique in this
इन दिस क्वेश्चन। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उज़मा लिख रही है क्रिस क्रॉस। देखो उज़मा को मालूम है उल्टा, तन्वी अब बोल रही है उल्टा। अगर हमको कुछ नहीं मालूम ये क्वेश्चन किस नेचर का है, आयरन इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट दैट इंकरेजेस। अच्छा इस क्वेश्चन देखो, इसके आंसर पे मैं आता हूं, लेकिन अगर आपको, मैं आपको चलो एक छोटी सी चीज बताता हूं, एग्जाम के अंदर हमको कैसे सोल्यूशन करना होता है। एग्जाम के अंदर, ठीक है, अच्छा श्रना, श्रना वो बोल रहे हैं जस्ट थॉट नाइट्रोजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आयरन, सो मेनी फर्टिलाइजर्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग इन न्यूज, रूट एंड फ्लावर आर पोल अपार्ट। सबने अपना अपना दिमाग लगाया, यस या नो? सबने अपना अपना कोई ना कोई दिमाग लगाया है कि नहीं? चलो अब इस क्वेश्चन के थ्रू ना मैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम कैसे अटेम्प्ट होता है ना वो थोड़ा बताता हूं, ठीक है? चलो देखो, आप एक एस्पिरेंट हो, जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये बात मैंने पहली बार कई बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपके पास तीन ऑप्शन है। मुझे बताओ, मुझे बताओ पहला ऑप्शन, क्या आपको यह बात मालूम नहीं कि एनपीके, एनपीके जो होते हैं दे आर द प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? ये बात मालूम है? ये बात मालूम है कि नहीं मालूम, ये बता दो मुझे। रुको, ये देखो, अरे कहां, अच्छा ये देखो, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्या हमको ये मालूम है? शर्ना ओनली वेडनेसडेज एट 9 PM, ठीक है? याद है कि बात, ये नहीं याद, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम दीज आर द थ्री मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अगर अपने को ये बात मालूम है, तो एक बात बताओ, क्या फिर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई? हाँ भाई, चलो अगर हमें नॉलेज थी इतनी कि हम पढ़ के आए थे एनपी के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमको मालूम है सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, तो टू ओनली नहीं हो सकता, बोथ नहीं हो सकता। अब हम बचे ए या सी पे। आयरन इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट दैट इंकरेजेस रूट ग्रोथ एंड प्रमोट्स ब्लूमिंग। अब ये एक बात बताओ, या तो हमको ये इंफॉर्मेशन मालूम है या नहीं मालूम, यस या नो? हाँ भाई, अब अगर हमको ये इंफॉर्मेशन भी मालूम है कि नो, आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, हाँ भाई आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो फिर हमने ये भी एलिमिनेट कर दिया। तो अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, आंसर सी है, कसम खा ले, ठीक है, खून से लिख के दे सकता हूं कि आंसर सी है। तो इस केस में हम लोग श्योर हैं, और मैंने सी मारा और सी सही है, पर देर आर हाई चांसेस दैट आई नो टू बट आई डोंट नो अबाउट वन, यस या नो? आई नो टू बट आई डोंट नो अबाउट वन, दिस इज अनदर क्लासिक सिचुएशन। अब दो एलिमिनेट कर दिए, अब आप बचे हुए हो भाई कि अब क्या है। अब मैंने क्या करा, टू तो मुझे मालूम था, तो मैंने क्या कर दिया, टू तो भाई गलत है, ओनली टू हटा दिया था, ओनली टू हटा दिया था, और मैंने ओनली टू और बोथ हटा दिया था। अब मैं कंफ्यूज था ए और सी में, ओनली वन या नन। अब एस्पिरेंट फंसता है यहां पर कि क्या करूं यार, आयरन इज अ प्राइमरी न्यू। अब हम क्या करते हैं, एस्पिरेंट की सोच बता रहा हूं, आयरन इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अब हम अपने अंदर का साइंटिस्ट जगाते हैं, सूडो साइंटिस्ट, जबरदस्ती सोचते हैं करता होगा रूट ग्रोथ, प्रमोट ब्लूमिंग, क्यों नहीं कर सकता, ऐसा तो होगा। हम ये सब सोचते हैं कि नहीं सोचते? वी ट्राई टू समहाउ कन्विंस आवरसेल्व्स दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर हम ये कोशिश करते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारी जो एक एक जनरल एक गट्स होते हैं ना, वो इस टाइम पर प्ले कर रहे होते हैं हमारे साथ कि यार क्या करें, मतलब शुड वी गो विद आयरन, शुड वी गो विद, शुड वी मार्क इट एज करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसा फीलिंग इस टाइम पे आ रही होती है। और दिस इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग द बिगेस्ट ब्लंडर। यहां पर होती है भारी कंफ्यूजन कि यार अब मैं फंसा हूं इस क्वेश्चन में, मैंने दो एलिमिनेट कर दिए, आई कैन नॉट लीव दिस क्वेश्चन, मेरे को इसको अटेम्प्ट करना है, बट मैं क्या करूं? ठीक है, अब इस केस में या तो आप हर क्वेश्चन में इस दुविधा में फंसो कि वन सी, वन सी, क्या करूं, हाँ ना, हाँ ना। आधे क्वेश्चनों में आप वन करोगे, आधे में आप, अब देखो कुछ क्वेश्चंस में आप इस तरह की स्टेटमेंट्स को करेक्ट मानोगे, कुछ तरह की क्वेश्चंस में आप इसको इनकरेक्ट मारोगे, यस या नो?
ऐसा ही करोगे ना? मैं आपको क्या बोलता हूं अब एक देखो रूल। अगर आइडियली देखो, यूजुअली अगर आप यूपीएससी के 15-20 साल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये एक जनरल पैटर्न होता है। हमने इसमें क्या देखा? इसमें देखा कि क्वेश्चन ऐसे बना है, देखो एक न्यूट्रिएंट है, उसका एक फंक्शन है, न्यूट्रिएंट वन फंक्शन वन, एक न्यूट्रिएंट टू है, उसका फंक्शन टू है, ये बताया है। आप मान लो एक पॉलिसी है, उसका ऑब्जेक्टिव है, एक और पॉलिसी है, उसका ऑब्जेक्टिव है, एक मिसाइल है, उसका फीचर है, एक और मिसाइल है, मिसाइल टू, उसका फीचर है टू। वो अक्षय कुमार का मीम मालूम है? ये उल्टा कर दिया। यूजुअली यूपीएससी एग्जामिनर क्या बनेगा, N1 और F2 को मिला के स्टेटमेंट बना देगा N1 F2, और N2 और F1 को स्टेटमेंट बना देगा N2 F1। आप कितने क्वेश्चन देख लेना पीवाईक्यू के, ऐसे में बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब बताओ रूल के हिसाब से, हां पहले नॉलेज टेस्ट करा, अब रूल भी अगर हम अप्लाई करें तो भी नन जा रहा है, यस या नो? लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहां पर लिखा होता फॉस्फोरस इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो सवाल, और जो रूट ग्रोथ और प्रमोट्स ब्लूमिंग है, ये इसका फीचर है एक्चुअली, ठीक है? अगर ये स्टेटमेंट, मैं क्या कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट सही होती है आपके नॉलेज के हिसाब से, तो आप पहले रूल नहीं लगाते कि नहीं नहीं ये तो वैसा क्वेश्चन आ गया, नहीं। फर्स्ट अप्लाई योर नॉलेज, फिर आपको मालूम होता कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है? रूल तब लगाना है जब आपकी नॉलेज रुक जाए, जब फेल हो जाए, नॉलेज से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आपको कोई रूल देखना है कि क्या वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं जब नॉलेज से मैंने अपनी नॉलेज अप्लाई करी, उसके बाद भी मेरे पास नन बच के आ रहा है, अब रूल के साथ भी मेरे पास नन बच के आ रहा है, तो मैं नन पे ही जाऊंगा। ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन रखनी ही नहीं। अच्छा, अगर इस रूल के अलावा कोई क्वेश्चन हो जहां पर ये रिवर्स रूल ना लग रहा हो, तो कभी भी नन को मत मार्क करना, ऑलवेज मार्क द ऑप्शन विच इज लेफ्ट। ये बात समझ गए? अगर ये वाला रूल स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं हो रहा, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, तो नेवर गो फॉर नन, इट इज रेयरली द आंसर, ऑलवेज गो फॉर द ओनली वन। देन समझ गए दोस्त? तो भाई सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद रूल, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। बाकी यहां लिखे थे कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, प्राइमरी कौन से होते हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। डाई अमोनियम फॉस्फेट मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आई हैव अ ह्यूज गट फीलिंग कि डाई अमोनियम फॉस्फेट पे इस बार क्वेश्चन आएगा। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लेना, इट इज अ नॉन प्रॉफिट एंड नॉन ट्रेडिंग कंपनी। जो फर्टिलाइजर कंपनीज है ना, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनकी एक तरीके से वॉइस है ये। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नॉन प्रॉफिट नॉन ट्रेडिंग कंपनी। इतनी बात याद रखना। हमको अक्सर टेंडेंसी होगी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये तो कुछ गवर्नमेंट की होगी, नहीं। इट इज अ नॉन प्रॉफिट। क्या है? नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं करती, ठीक है? ठीक है भाई? हाँ जी, चलो बढ़िया। उसके अलावा एक जो छोटा सा क्वेश्चन और एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों से बन सकता है, कुछ इन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के नाम मेंशन थे जो स्पाइसेस में बड़ा यूज हो रहे हैं। आपको मालूम होगा हमारी स्पाइसेस के बारे में बड़ी कंप्लेंट हो रही थी इन द इंटरनेशनल मार्केट। So these are the names you can memorize, remember that if you see this, कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, these are the terms mentioned in news for which of the following reasons, फूड प्रिजर्वेटिव, इंसेक्टिसाइड्स, ये वो सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? चलो भाई एक बात बताओ, कुछ दिमाग पे लोड पड़ रहा है अब तक जो पढ़ा है? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अभी एक रिवीजन भी कराऊंगा लास्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये आ गया भाई आगे। ये देखो, लो भैया,
सवाल ये है, जवाब दो। अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल पे चले गए हैं। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। अनदर यूपीएससी टेक्निक टू अप्लाई। ए, तन्वी ने बोला है ए, ओनली वन। और इसमें ओनली वन इज नॉट कि वन ओनली, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। ए बी सी, ओनली वन, बी, बी, बी पे चले गए सब अब। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, आउट ऑफ ऑल द थ्री, आपके सामने ये सवाल आया, आउट ऑफ ऑल द थ्री स्टेटमेंट विच इज द मोस्ट स्टूपिड स्टेटमेंट, विच इज द मोस्ट स्टूपिड स्टेटमेंट? बहुत बढ़िया, एवरीवन। थ्री, इंटरपोल हैज द अथॉरिटी टू कंडक्ट डायरेक्ट। इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू एवर गिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द पावर टू कंडक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस एंड अरेस्ट? So this is the most random and absurd statement. Statement one is correct, yes या no? It is, ये तो बस डेफिनेशन लिखी है, मालूम है। नाउ इसके बेसिस पे हम कहां पहुंचते हैं? क्या नन आंसर हो सकता है? क्या आंसर नन हो सकता है? हाँ भाई, नहीं हो सकता, थोड़ा इधर करते हैं, एक मिनट। ओहो, क्या आंसर नन हो सकता है? नन नहीं हो सकता यार, रुको यार। ठीक है, क्या आंसर ऑल थ्री हो सकता है? नहीं। अब ओनली वन, ओनली टू, वन तो हमें मालूम है सही है। अब हम कहां फंसे हुए हैं कि क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? मुझे बताओ, क्या इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ है जो गलत हो सकता है? क्या इसमें कोई कोई फैक्ट क्रेजी सा दे रखा है? क्या इसमें कोई रैंडम ऑर्गेनाइजेशन दिया जिसका सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है? तो हम कैसे अपने चीजों की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे? इज देयर अ फैक्ट और समथिंग एब्सर्ड? नो। ओके, क्या इस क्वेश्चन में ओनली टू इज द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चंस में? यस। डू यू हैव एनी रीजन टू अज्यूम दैट द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग? क्या यहां पर कुछ भी ऐसा है जिससे आप इसको गलत मानोगे? नहीं। आपके पास क्या कोई इतना सॉलिड रीजन है कि यहां पर डेटा दे रखा होता कि 58.5% इज दिस, या यहां पर कोई एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन लिख रखी होती कि भाई नेशनल हाउसिंग बैंक सर्व्स एज दी, क्या कहते हैं, नेशनल सेंटर ब्यूरो? नहीं, है ना? सो इन दिस केस, गो विद ओनली टू। Do not confuse yourself. Do not try to prove this statement wrong unnecessarily. If you don't have any conclusive answer कि मैं ये गलत क्यों मानूं, क्यों गलत हो सकती है, क्या ये सीबीआई, देखो, अब आप देखो, सुनो, हम जब यहां फंसते हैं ना, हमें वन पता है, हमें ये बताना है कि सेकंड सही है या नहीं। उल्टा सोचा करो, क्यों गलत हो सकती है सेकंड? सीबीआई और इंटरपोल दोनों का काम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हाँ, अगर दोनों का अलग होता तो आपके पास एक रीजन था। या ओनली टू मीन्स, और टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अनकाष्ठा, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओनली टू मीन्स बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बताओ मेरे को, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पास कोई बहुत सॉलिड रीजन है इसको एलिमिनेट करने का, इग्नोर करने का? ट्राई टू प्रूव दिस रॉन्ग। If you cannot prove it wrong, just then assume it to be correct. And how can a statement be wrong? ठीक है, about what, Ankashta? What are you getting confused about? See,
you are marking it right. Only two means B, और only two means अनकाष्ठा A and B, मतलब कि इनमें से सिर्फ कोई एक स्टेटमेंट सही है, इनमें से कोई दो स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर यहां पे लिखा होता वन ओनली, टू ओनली, वन टू एंड थ्री एंड नीदर, समझे? हाँ सही है। तो आपको रिवर्स सोचना है कि यार क्या ये गलत हो सकती है, बस। अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो दोनों एक ही जगह पे बिलोंग कर रही हैं, एक ही काम कर रही हैं। फिर आपको सोचना है कि यार कोई फैक्ट जिसके साथ बहुत आराम से मैनिपुलेशन हो सकता है, नहीं वो भी नहीं है। क्या कोई एक्सट्रीम एब्सर्ड स्टेटमेंट है? नहीं। क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो इंडिया को बुरी लाइट में रखती है? नहीं। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट होती ना कि इंडिया के अंदर इंडिया की खराबी बता रही होती, तो वो भी अक्सर गलत होती है। ठीक है, कि कुछ खराब है इंडिया में, कुछ बहुत बेकार है, कुछ इस तरह का है। सो if you don't have a reason to believe that this statement is wrong, assume it right, and also only two is the most probable answer. तो आपको दो लॉजिक कह रहे हैं कि यही होना चाहिए। तो अपने आप को जबरदस्ती इसमें ये मत सोचना कि नहीं ये गलत है। तुम्हारे पास क्या रीजन है मानने का कि ये गलत है? देखो, सही मानने के बहुत रीजन हो सकते हैं, लेकिन गलत मानने के थोड़े रीजन कम होते हैं। तो जब भी आप किसी स्टेटमेंट को गलत मान रहे हो ना, whenever you are assuming any statement to be incorrect, just question yourself that what proof do I have to call it incorrect? You have a definite reason to believe the third statement is incorrect. What proof do you have for the second statement? ये मत सोचना नहीं यूपीएससी ने गलत बनाई होगी। क्यों भाई? वो पागल बैठे हैं। और एक बात बताऊं, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है एक करेक्ट स्टेटमेंट बनाने से। इनकरेक्ट को बनाना पड़ता है, करेक्ट होती है। ठीक है, तो जब भी आप एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाते हो, आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते हो। इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ा ना, डायरेक्ट कुछ कुछ ऐड करना पड़ा, और वहीं आपको कैच करना है। समझ गए? चलो, तो ये इसके बारे में था। ठीक है, बाकी ये आपको मालूम होगा, फाइव आईज अलायंस के बारे में भी साथ में पढ़ लेना। ये भी मैंने प्रीलिम्स पारी योजना में पढ़ाई थी, तो ये मैंने यहाँ लिख दी है। इसके बारे में भी आप एक बार देख सकते हो। इंटरपोल के बारे में भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से देख लेना, आपको कवर हो जाएंगी। उसके अलावा भारत पोल हम बना रहे हैं। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इंटरपोल के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका नाम भी याद, तो बड़ा ऑब्वियस है, याद रखना, तो ये याद हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर भी देख लेना, फ्रांस के अंदर है। और तो कोई खास बात है नहीं, इंडिया मेंबर है, ये बात हमें मालूम है। फाइव आइज अलायंस आपको मालूम होगा, इसी के टाइम पर वो बड़ा हम पे एक्विजिशन चल रही थी कि कनाडा में हम किलिंग करवा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो ये फाइव आइज अलायंस एक इंटेलिजेंस अलायंस है। इन 5 कंट्रीज के नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये बोरिंग टॉपिक है, फार्मा सेक्टर। अगेन मैं पीपीवाई में इसको भी कवर करा चुका हूं। सीडीएससीओ के बारे में क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। ये आपकी ड्रग अथॉरिटी है इंडिया के अंदर। ठीक है, अच्छा, और सुगम पोर्टल आप पढ़ सकते हो, इसको खुद देख लेना, कोई खास बात है नहीं इसमें। ये सवाल सॉल्व करो, ये सवाल सॉल्व करो, ये। चलो, ए, ए बी सी। ए बी सी तो हो गया। बी पे बहुमत आ रही है, बी पे, वन ओनली पे। ए किसी किसी ने बोला है, बी पे बहुत ज्यादा आ रहा है, सी भी आ रहा है। भाई आज क्वेश्चन अच्छे बनाए हैं, मतलब। बी, बी प्राची कह रही है, बी दीक्षा कह रही है, ए संस्कार कह रहे हैं, बी मोहित कह रहे हैं, बी तन्वी कह रही है, ए। अच्छा बताओ, सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी लग रही है इसमें? जब आपने क्वेश्चन पढ़ा विच इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, हाँ यार ये तो सही है, तभी ये 3 ऑप्शन में है ना भाई? गोल्ड गोल्ड
ग्राफीन, ग्रेफाइट हमें मालूम है, ग्रेफाइट, कार्बन या पता है, गोल्ड, गोल्ड ही लिख दिया। अब पर सर दिक्कत ये है कि भाई ए, बी, सी, ए, बी, डी ये तो 3 में है। तो अब हमने क्या किया? एलिमिनेट क्या किया? 2 ओनली। येस या नो? सबसे पहले यही किया था तुमने? हाँ जी। अब आपने देखा ये, अब आप आए अच्छा, तो अब ये तो हो गया कि 1 तो सही है, अब 2, 3 देखो। Both gold and graphene are goldine and graphene are two-dimensional material that are only one atom thick. Okay. Goldine is significantly stronger than graphene and is considered one of the strongest known materials. हाँ जी, क्लासिक केस है ये। जो फॉल्स बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं मुझे बताओ। बताओ बताओ बताओ। पूजा डायमंड लिख रही हैं, पता नहीं क्यों। ब्रिटल, ओके। दिव्या लिख रही है ग्राफीन इज 3D। देखो, इसमें आपको सुना सुनाया लग रहा है। देखो यही होता है। क्या ये कोई आपका ऐसा कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जो आप मान लो कि गलत है या सही है या कुछ है? डोंट यू थिंक दीज आर मोर ऑफ अ फैक्ट्स? हाँ, एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हमने यहां देखा कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, दोनों सेम सेम रीजन है। यहां आपको नहीं लग रहा है टेक्निकल साइंटिफिक फैक्ट्स हैं? तो इन दिस केस एंड यूपीएससी इज टेम्पटिंग यू, आपको वो तीन ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, यहां पर आपको ट्रैप में नहीं फंसना है दोस्त। या तो आपको एक बड़ा सिंपल साइंस आप पढ़ के आए हो, आपको मालूम है कि ग्राफीन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स ऑन द इन द वर्ल्ड। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कि ग्राफीन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपको मालूम है थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपने ये काट दिया। अब आप वन ओनली एंड टू ओनली पे फंस गए। यहां पर आपको मालूम है क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये फैक्ट नहीं मालूम तो फिर दिक्कत है, फिर आपको एक क्वेश्चन स्किप करना चाहिए। मेरा आपको फैक्ट पढ़ाने का मोटिव था दैट ग्राफीन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन इन द वर्ल्ड। गोल्डीन अभी रिसेंटली ही बनाया गया है। सबसे पहली बात तो अगर आपको रिवर्स दिमाग लगाना है, दिस इज अभी नया नया है गोल्डीन। ठीक है, ये देखो, ये आया था इंडियन एक्सप्रेस में। देखो भाई, ये देखो। ठीक है, ग्राफीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आपने ये काट दिया, टू ओनली काट दिया। वन ओनली एंड वन एंड टू ओनली में मैंने आपको बोला है यूजुअली आपको जाना चाहिए दोनों में। ठीक है, अब इसमें ये बात सही भी है, कोई ऐसी गलत बात है भी नहीं कि बोथ गोल्डीन एंड ग्राफीन आर टू डिमेंशनल मटेरियल्स दैट आर ओनली वन एटम थिक। दिस इज ट्रू। ठीक है, पर इस तरह के क्वेश्चंस में जब फंसो, जब एक बड़ी ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद एकदम दो हैवी फैक्ट्स हैं, आपको तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गई है, ट्राई टू स्किप दोस क्वेश्चंस इफ पॉसिबल। क्या ये बात समझे? हाँ भाई, बढ़िया, गुड। डू नॉट ट्राई टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ अननेसेसरली गोइंग इनटू इट। एक ही एलिमिनेट हुआ, उसके बाद भी दो ऐसी चीजें जिनका आपको सर पैर नहीं मालूम, तो क्यों उस क्वेश्चन को जबरदस्ती अटेम्प्ट करना, है ना? चलो, इसको देखो। सी, सी। बताओ बताओ, अभी और चैट में आया नहीं आंसर। प्रकाश भी बोल रहे हैं, करण भी बोल रहे हैं। देखो भाई, अच्छा, जिन लोगों ने भी सी बोला है, अरिजीत,
और दीक्षा, अनिरुद्धा, अनकाष्ठा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मालूम थी? आपने पढ़ी हुई है? अगर पढ़ी हुई है, आपने मालूम है, ये आपको 100% मालूम है कि ये सही है। देखो, यही गलती होती है कि हमने ये देखा। अब देखो आप, सिंपल सा चेंज है बस। अब देखो, प्रो दिमाग तो ये होता है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए आज के टाइम पे जितना एनालिसिस हो रहा है वो पोल्स का हो रहा है, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है? तो द ओनली थिंग यू हैड टू थिंक, अगर इतना दिमाग लगा सकते हो तो यही सोचना है कि यार इक्वेटोरियल रीजन का हीट एमिशन जहां से होता ही रहता है, उसको मेजर करके क्या करेंगे। आप समझ रहे हो? जिन्होंने भी आंसर मार्क किया है सी बोथ 1 और 2, आपने ये सोचा कि यार इक्वेटोरियल रीजन, या तो ये हो कि आपको मालूम है, तो आपने कहा भाई नहीं, गलत है। एक तो ये रीजन है कि आप पढ़ के आए हो, आपको ये चीज मालूम है। दूसरा, आप ये सोच सकते हो कि यार इक्वेटोरियल नहीं, क्यों इक्वेटोरियल होगा। एग्जाम देखो, दो तरह के लोग आराम से निकालते हैं। नंबर वन यही होता है कि जिसको इतना दिमाग में मेमोरी है कि उसको मालूम है, वो पढ़ के आया है। और दूसरा वो ये सोचेगा कि यार इक्वेटोरियल रीजन्स में इतना हीट प्रोड्यूस होता है, उसको मेजर करके मिलेगा क्या। है ना? सो इन दैट केस, वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड टू को गलत करने का कोई लॉजिक है आपके पास? टू को गलत करने का मुझे लॉजिक बताओ, क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं। क्या वो अगर इनको पढ़ेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग में होगा, हीट बजट होगा। क्या मतलब, इसमें क्या ऐसा है जो गलत बनाएगा स्टेटमेंट को? कुछ नहीं, तो टू ओनली। समझे? देख रहे हो प्रीलिम्स में कैसे दिमाग खराब होता है। और अभी ये आप क्लास के एटमॉस्फेयर में कर रहे हो, व्हेन इट हैपेंस इन द एग्जाम एटमॉस्फेयर, दीज थिंग्स दे बिकम 200% डिफिकल्ट। अभी ये 100% है, क्लास एग्जाम में ये 200% हो जाएगा। हाँ जी, बोल दो भाई। यस या नो? ये बात समझ आ रही है कि हाउ योर माइंड विल कंफ्यूज यू। चलो, उसके अलावा कुछ मैपिंग पॉइंट्स। नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर वाज इन न्यूज। आपको ये, जो आपको पुरानी वैसे न्यूज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नाम याद होना चाहिए। काला पानी, कलापनी, इसको कुछ भी बोलते हैं। ठीक है? ये एक ट्राई जंक्शन पे है, चाइना, इंडिया और नेपाल के। ठीक है? इसका ये क्या डिस्प्यूट था, कौन सी रिवर को लेके था, काली रिवर को लेके, ये मालूम होना चाहिए। तो इस मैपिंग पॉइंट, ऑल्दो अब ये इतना रेलिवेंट रहा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको सॉल्व करना। पहले मुझे बताओ कौन से ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, देखते ही एलिमिनेट करने हैं कि यार ये ऑप्शन तो गलत ही है। मतलब नीचे ऑप्शन में से, ए बी सी डी में से मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन आप सबसे पहले एलिमिनेट करोगे कि यार ये तो 100% गलत है। अरिजीत ने बोला है, जबकि सही, हाँ। अच्छा बताओ, चाबार पोर्ट कहां पर है? चाबहार पोर्ट कहां पर है? सब बताओ। तो 5E होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5E होना चाहिए। ये शायद तुम इसलिए तो कंफ्यूज नहीं हो रहे। 1 2 3 4 5, 5 क्या होना चाहिए? 5E होना चाहिए। यस या नो? 5A या सी हो सकता है, 5A या सी हो सकता है। यस या नो? नहीं, तो पहले तो ये हट गए। अब सोचो, ए या बी में से बताओ आंसर क्या है, ए या बी में से। अच्छा बताओ, ग्वादर पोर्ट कहां है? ग्वादर पोर्ट। बस। अगर आपको ग्वादर और चाबहार आते हैं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि नहीं, बाकी सब भूल जाओ। हाँ जी।
आपने ये बोला कि यार 5 तो ई है, तो आपने सबसे पहले ये दोनों काट दिए। फिर आपने बोला कि यार 1 तो सी है। आपने देखा 1 सी है, 1 डी हो गया भाई, खत्म हो गया। कितना टाइम लगा? हम्बनटोटा भी आपको मालूम है श्रीलंका है, तो और बढ़िया। पर क्या आपको अगर मैं ये 2 पोर्ट्स देता अलग से, आप बताओ कंफ्यूजन होती कि नहीं होती? है ना? तो समटाइम्स द क्वेश्चन माइट लुक डिफिकल्ट बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। Sometimes the question might look difficult, but it is not difficult. ग्वादर से किसी ने निकाल दिया, 1 सी देखा बस सीधा खत्म। यस या नो? ईरान का चाबार पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, दोनों आपके सामने थे एकदम खट से आंसर निकालने के लिए। ये लो भाई, चाबार पोर्ट के ऊपर थोड़ा सा मेंशन था, क्वेश्चन मैंने बनाया। इजी, ये इजी क्वेश्चन था, आप मानोगे ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। And it is the options which make the question difficult, not the question. सी क्वेश्चन अगर ये होता और आपको कोई अभी मैच द फॉलोइंग वैसे करा दे, आप फंसोगे। लेकिन इट इज द ऑप्शंस व्हिच मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट। इफ द क्वेश्चंस आर ऑप्शंस आर इजी, द क्वेश्चन इज इजी। इट इज नेवर द क्वेश्चन, इट इज द ऑप्शन। ठीक है, इस बात को याद रखना। भाई मुंबई में होर्डिंग गिर गई थी, प्रूथा कह रही है सब मालूम था, बहुत बढ़िया प्रूथा। ये देखो, मुंबई में एक बार होर्डिंग गिर गई थी, तो वहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में मेंशन था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दे ले आउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ विंड लोड्स। तो मैंने एक बार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। एक तो ये इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड अंडर द बीआईएस एक्ट ऑफ 2016। ये किस किस तरह की स्टैंडर्ड्स को मेंशन करती है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात याद रहेगी। हाँ जी, चलो। एंटार्क्टिक ट्रीटी, हमने पहले लेक्चर में एंटार्क्टिक और एंटार्क्टिक बेस के बारे में देखा था, आर्टिक और एंटार्क्टिक बेसिस के बारे में। यस या नो? उसका दोबारा मेंशन था। एंटार्क्टिक पार्लियामेंट मीट कर रही थी कोची में। इंडिया इसका कंसल्टेटिव मेंबर है, आपको मालूम है? हाँ जी, हमारे 3 बेसिस हैं यहां पर, अगर आपको याद हो। चलो बहुत बढ़िया, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ये हो गया। अच्छा, इंडिया की एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स देख लें एक बार। हाँ जी, ये मालूम है बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, डिफरेंस पढ़ाया था मैंने कि नहीं पढ़ाया था, बताओ। क्या यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है? ये देखो, बासमती, बासमती का एक्सपोर्ट देख लो। बासमती और नॉन बासमती दोनों राइसेस एक्सपोर्ट होती हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट हम क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल्स, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, कैशू, रॉक कॉटन, नेचुरल रबर, वेजिटेबल ऑयल्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बासमती और नॉन बासमती राइस के डिफरेंस को आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो। नकबा वर्ड मालूम है? नकबा, नकबा वर्ड इज रिलेटेड टू पैलेस्टीन। इट रिफर्स टू कैटेस्ट्रॉफ इन अरेबिक। इस वर्ड का नाम भी, इस वर्ड को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। उसी के साथ में सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व वाज इन न्यूज। एक ये टाइगर रिजर्व को स्पेशल नोटिस है इसके लिए भाई, इसको पढ़ लेना। यहां इलीगल माइनिंग चल रही है, तो ये भी न्यूज में था, क्या इसको याद रखेंगे? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेडिटेट किया था लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपको याद हो? उसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इस पे आर्टिकल आया था। यह आपका स्टैटिक का पार्ट है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, बता दो। ठीक है, हाँ जी, स्टैटिस्कोप भैया, स्टैटिस्कोप 5 चीजें हैं, अगले वीक तक इनको जरूर प्रिपेयर कर लेना। पॉलिटी में आर्टिकल 31A B C, आपको मालूम है 31A B C तीनों फंडामेंटल राइट से रिलेट करते हैं। 31A फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड हुआ था भाई, जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देन बी, 9th शेड्यूल ऐड किया था। सी, ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 39B एंड C को अगर आप 14 और 19 कर रहे हैं वायलेट, तो चलता है। यस या नो? ये पढ़ लेना।
आरबीआई के बारे में जरूर पढ़ना, टाइगर रिजर्व सारे प्रिपेयर करने की कोशिश करना। आज आपने फर्टिलाइजर्स वगैरह पढ़ा है, एग्रीकल्चर का टॉपिक अगर कंप्लीट कर सकते हो बहुत बढ़िया रहेगा। और हिस्ट्री के अंदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं। ठीक बात है? हाँ जी, बता दो। जितनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी, हाँ जी, एक बार फटाफट रिवाइज करें। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? May 2024 करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज विच आर रेलिवेंट फॉर योर prelims 2025. Whoever is watching the recording of this lecture can attend it live. You just have to visit www.godsepadho.com. सबसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बानी ग्रासलैंड्स रेंज लैंड्स के बारे में। हमने पढ़ा मालधारी कम्युनिटी के बारे में। हमने पढ़ा दैट बानी ग्रासलैंड्स have been in news due to the invasive species Prosopis julifera, which was a PYQ. Maldharis, हाँ जी, Maldharis, they are a part of the Bani grasslands, and Bani grasslands they fall into Gujarat, not Rajasthan. उसके बारे में हमने पढ़ा. Then we covered a very interesting topic about the difference between a whale, shark, dolphin, and we also knew that orcas are a type of dolphins and they are not a type of sharks. We also studied that whales are mammals but sharks are fish. हमने again इस interesting question को solve किया. फिर आगे चले हमने पढ़ा Humboldt ग्लेशियर के बारे में, विच इज लोकेटेड नॉट इन अर्जेंटीना बट इन वेनेजुला. इस बात को याद रखेंगे. एंड उसकी मेल्टिंग हो गई है, रीजन है एल नीनो. आगे चल के हमने पढ़ा कि एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन्स कौन कौन सी कंट्रीज से पास करते हैं. हमसे ब्लंडर हुआ यहां पर, जो हमने बोल दिया कि इट इज अ पार्ट ऑफ ब्राजील. नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्राजील. एंडीज माउंटेन्स पब नहीं जाते. पैराग्वे, उरुग्वे एंड ब्राजील. हमने इसके बारे में पढ़ा. हमने देखा कि एंडीज माउंटेन्स कहां से क्रॉस करते हैं. हमने साउथ अमेरिका की पॉलिटिकल मैपिंग और फिजिकल मैपिंग को भी एक बार देख लिया. आगे चलते हुए हमने थोड़ा पढ़ा इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में जो न्यूज में था. हमने जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी कवर कर दिया. ये दोनों चीजें एग्जाम में आपको एक छोटे क्वेश्चन की तरह दिख सकती हैं. फिर हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रैप्स क्या होते हैं यूपीएससी के अंदर, और उसके बेसिस पे इलेक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया. आगे चले हमने फॉर्म 17C के बारे में भी पढ़ा और इसका रिलेवेंस भी देखा. फिर हमने इनडेलिबल इंक, इसमें हमारा फोकस कहां पे था? सिल्वर नाइट्रेट पे था. ये हमने देखा, और हमने देखा कि इसको प्रोड्यूस करते हैं मैसूर पेंट्स, अ कर्नाटका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. आगे चले हमने देखा कि यूपीएससी किस तरह से रिवर्स क्वेश्चंस का ट्रैप बनाता है. आयरन इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, नो इट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट. एंड फॉस्फोरस इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, नो इट इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट. ठीक है, इन दोनों के रोल्स को और डेफिनेशन को ऑपोजिट किया था, इसलिए आंसर था नन. ये न्यूज में था, हमने ये भी देखा. हमने सारे फर्टिलाइजर्स के बारे में देखा, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा. इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखेंगे. हमने कुछ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो न्यूज में थे उनके नाम भी पढ़े और वो भी याद कर लिया. फिर हम आए इंटरपोल के बारे में. इंटरपोल के बारे में हमने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा. हमने ये भी देखा कि किस तरह से यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स बनाता है. इंटरपोल हैज द अथॉरिटी टू कंडक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस. It cannot. It is an international organization. It can never conduct direct investigations. हमने फाइव आइज अलायंस के बारे में देखा. हमने देखा कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है. हमने भारत पोल के बारे में भी पढ़ा. फिर हमने बोला कि भाई CDSCO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पीपीवाई में भी कवर्ड है. इस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. इसके सुगम पोर्टल के बारे में भी हमने एक बार देख लिया. आगे चले हमने देखा गोल्डीन के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था. हमने गोल्डीन और ग्राफीन के बीच में डिफरेंस देखा. ग्राफीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन टू द पीपल, काफी स्ट्रॉन्ग होता है. गोल्डीन से तो डेफिनेटली ज्यादा होता है. 2 डिमेंशनल होते हैं दोनों के दोनों. इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करा और देखा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में गलत नहीं करने. फिर हमने देखा प्री फायर मिशन के बारे में. प्री फायर मिशन हमने देखा कि भाई इट इज डिजाइन टू स्टडी द हीट एमिशन फ्रॉम अर्थ नॉट इक्वेटोरियल पोलर रीजन, जिससे कि स्टेटमेंट 1 गलत थी. आंसर था 2 ओनली. ये भी न्यूज में था, इसलिए हमने इसको भी कवर कर लिया. फिर हमने इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में देखा कि ये ट्राई जंक्शन है, न्यूज में है, थोड़ा इररिलेवेंट है. चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बेसिस पर कितना मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन आसान बन गया, हमने ये भी देखा. फिर हमने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में देखा इन रेफरेंस टू द मुंबई ट्रेजेडी, कि किस तरह से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दे ले आउट द स्पेसिफिकेशन फॉर विंड लोड्स ऑन होर्डिंग्स अंडर IS 875. आगे चले हमने एंटार्क्टिक ट्रीटी, जो हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उसके बारे में पढ़ा.
हमने देखा कि एंटार्क्टिक ट्रीटी, सॉरी मैं आर्टिक बोल रहा हूं, एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है, यहां हमारे 3 बेसिस हैं, उनके नाम हम पहले रिवाइज कर चुके हैं। एंटार्क्टिक ट्रीटी का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया में होना है, मतलब उस टाइम पे हुआ था, तो इसके बारे में भी हमने एक बार देख लिया। हमने इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा देखा, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया, बासमती और नॉन बासमती राइस का डिफरेंस हम पहले देख चुके हैं, इसको भी हमने एक बार रेफर कर लिया। फिर हमने देखा कि नकबा अगर वर्ड एग्जाम में दिख जाए तो इट इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ कैटास्ट्रोफ इन अरेबिक, जहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस जब इजराइल का क्रिएशन हुआ था उसमें रेफर करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी न्यूज में था, एक बार इसको भी देख लिया, रिलेटेड टू इलीगल माइनिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेडिटेशन करी थी कन्याकुमारी में, उसके बारे में भी हमने, विवेकानंद कनेक्शन जो था उसके बारे में जो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, इसको अटैच कर दिया, गुड फॉर योर स्टैटिक प्रिपरेशन। ये कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको एक टारगेट की तरह दिए हैं, जो आपको एक वीक में कवर करने हैं, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन दिखने के भारी चांसेस हैं। ये था भैया करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट कोर्स, जहां हम जनवरी 2025 से लेकर 24 से लेकर अप्रैल 2025 तक के प्रीलिम्स रेलेवेंट जितने टॉपिक्स हैं मोस्ट प्रोबेबल उनको कवर कर रहे हैं। एक इंटरैक्टिव लाइव मोड में क्वेश्चंस हम जरूर करते हैं। उसी के साथ अगर आप हमारे करंट अफेयर्स नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, then you can definitely consider purchasing our current affairs panchayat notes only course. You can also, if you are appearing for prelims 2025, definitely consider joining our Panchamrit test series, जहां आपको इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे। 5 फुल लेंथ टेस्ट, जहां पर एक एडुकेट बैलेंस है, स्टैटिक, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यूज का, तीनों की प्रैक्टिस आपकी इस एक टेस्ट सीरीज से हो जाएगी। 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ टेस्ट इन जस्ट ₹749। यू कैन यूज द कोड FIRST25। अगर आपका एक कोड वैलिड नहीं होता तो मतलब ये कोड एक्सपायर हो चुका है, एंड देन यू हैव टू पे 999। ठीक है, ओके। ऑल्सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर फुल कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स पंचायत प्रोग्राम, जहां पर तो भैया फीचर्स की कमी ही नहीं है। आपको सब मिलता है, सारे करंट अफेयर्स की कवरेज मिलती है, आपको हर न्यूज़पेपर की कवरेज मिलती है, आपको सेग्रीगेटेड नोट्स मिलते हैं, मैपिंग होती है, आंसर राइटिंग होती है, डेडिकेटेड गाइडेड आंसर राइटिंग होती है। So this is very beneficial for anyone who is planning for 2026, or if someone is interested in getting guidance for even mains 2025। prelims के लिए तो अब देर हो गई है, बट मेंस में भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था आज का लेक्चर। छोटा था, मे के अंदर ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे। जून जुलाई ऑनवर्ड्स चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगी, तब हमको ध्यान देना है। ठीक है, ऑल्सो यार ये ब्राजील वाली मिस्टेक के लिए सो सॉरी, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया। आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस मार्किंग, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड आई अपोलोजाइज फॉर द सेम। ठीक है, आई शुड हैव नोटेड दिस। ठीक है, तो मेरे से भी इसमें कंफ्यूजन हो गई, बट आई विल टेक केयर दैट दिस इज नॉट रिपीटेड नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, चलिए। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बात करनी है, यू कैन। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, बट आप बात कर